हरलीन कौर रेखी जी क्या करने वाली है मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में आगे? अगर मैं मैनिफेस्टेशन बता दूंगी तो वो पूरी नहीं होगी। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा रेप केसेस हो रहे हैं, तो इस स्टैंड पॉइंट से आप इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हो और कैसे एक लड़की को चलना चाहिए? हमें अलर्ट रहना चाहिए। आई फील आपको अलर्ट रहना चाहिए। बी वॉचफुल, बी केयरफुल। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ओह माय गॉड, मैं डर गई। अद्भुत। आई गेस उन लोग भी डर गए बिहाइंड कैमरा वाले लोग, और शायद मैं खुद भी डर जाऊं देख के। आज का पॉडकास्ट थिएटर लवर्स के लिए, क्योंकि आज हम इसमें आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसे थिएटर से टेलीविज़न की ओर जाया जा सकता है। क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो थिएटर से बिलोंग करती हैं और उन्होंने थिएटर में बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि उन्हें थिएटर की खूबसूरत बला भी कहा जाता है। थिएटर के साथ साथ आपने उन्हें सोनी टीवी के एक शो श्रीमद् रामायण में मंदोदरी के कैरेक्टर में देखा होगा। साथ ही आपने उन्हें बहुत सारी एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स में भी देखा होगा। छोटी सरदारनी में भी उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। और हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज़ आ रही है रणनीति, जिसमें उन्होंने आशुतोष राणा और जिमी शेरगिल जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। तो आइए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा। आज भी वो थिएटर के साथ जुड़ी हैं और हमारे राम की सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो आइए आज मिलवाती हूँ आपको हमारे राम की सीता जी से, हरलीन कौर रेखी जी से। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम जी। सीता जी का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार है और राहुल जी ने फेलिसिटी थिएटर से इसको और बड़ा बना दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि सीता जी जब हम करते हैं एक डिवाइन कैरेक्टर की एक गरिमा को मेंटेन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप उसके लिए क्या करती हैं और राहुल जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए राहुल सर, मैं बहुत सारे मेंटोर से आज तक अपनी लाइफ में मिली हूँ, लेकिन राहुल सर जैसे शख्सियत जिसको मैं कहूँगी, जिनका उद्देश्य थिएटर में एक रेवोल्यूशन लाना, थिएटर में इतना कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने कि ऐसे मुकाम पे ले गए हैं थिएटर को। फेलिसिटी थिएटर ऐसी मुहिम चालू की है उसने कि एक्टर्स जो हैं वो अपना पैशन भी फॉलो करें, एक्टर्स जो हैं साथ साथ अर्न भी करें, एक्टर्स मतलब खुश रहें। जैसे हर कोई मतलब अगर आप बाहर के देशों में थिएटर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से थिएटर होता है। एक्टर्स आर वेल पेड, एक्टर्स को अच्छा मौका मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वही जो उनकी कोशिश रही है कि इंडिया में जो थिएटर को वापस से रिवाइव करना और ऐसे मुकाम पर लेके जाना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम कलाकार बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास ऐसे मेंटोर, आप गुरु कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए। ही इज़ सो फ्रेंडली ऑल्सो। आपको कभी कभी लगता है कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, एंड एट टाइम्स ही इज़ लाइक योर मेंटोर एंड गुरु ऑल्सो। सो ये बहुत मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है अपने आप में, उनके साथ काम करना, उनके ग्रुप के साथ काम करना। और जहाँ तक रही बात माता सीता जी की, मैं ऐसा मानती हूँ कि माता सीता जी का किरदार करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से रामलीला जो होती है अपनी नवरात्रों के टाइम पे वो कर रही हूँ, लेकिन मेरी हमेशा एक दिली ख्वाहिश कह सकते हैं आप उसको कि मुझे सीता जी करना है। और मैंने सारे किरदार निभाए रामलीला में, जो रामायण अपनी होती है नवरात्रों के दिनों में, बट माता सीता जी का किरदार मुझे मौका नहीं मिला करने का, एज इन कभी किसी ने दिया नहीं। लेकिन आप शुरू से ही करना चाहते थे? हाँ, मैं करना चाहती थी और मैं रामायण के साथ जुड़ी हुई थी किसी न किसी पात्र में, कोई किरदार कभी। मैंने सारे किरदार जितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं सब किए हैं। तो मेरी जो ये मनोकामना है वो लास्ट ईयर पूरी हुई माता सीता जी का किरदार करने से। और मैं ऐसे मतलब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये ईश्वरी कृपा मैं मानती हूँ, क्योंकि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं रहती है आप पे, आप कोई भी डिवाइन कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे। आप मतलब मुझे लगता है आप कुछ समय के लिए ज़रूर कर सकते हैं, या 2 बार 4 बार 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली आप कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा आपके ऊपर है कि आप तभी कर पा रहे हैं। क्योंकि ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। जैसे आपने गरिमा की बात की, सीता जी का कैरेक्टर जो है हम बोल सकते हैं बहुत काम एंड कंपोज्ड लेडी, बहुत ही समझदार कह सकते हैं, समझदार शख्सियत उनकी भी, और उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत लेकिन सरल।
वो अडाप्ट करना आज के टाइम में अपने आप में एक चैलेंज है। और ऐसा अडाप्ट करना कि ऑडियंस को ये ना लगे कि आप जानते हैं बनावटी कर रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है या ऐसा तो नहीं है या कुछ तो मिसिंग लग रहा है, वो अपने आप में एक चैलेंज था जिसको बखूबी मेरे डायरेक्टर गौरव भारद्वाज सर काफ़ी मेहनत की उन्होंने सारे कैरेक्टर्स पे, इंक्लूडिंग मी। बहुत दिन रात उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो लगे रहे हम सब के ऊपर, और उनकी मेहनत आज बोलती है। क्योंकि जिस मुकाम पे हमारे राम को राहुल सर और गौरव सर लेके जाने की उनकी जो प्लानिंग थी, जो उनका विजन था, वो आज सबके सामने है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसे पोर्ट्रे किया है और हम सब ने उन्हें सराहा भी है। लेकिन साथ ही एक बात है ना, आपने कहा कि सीता जी का कैरेक्टर अपने आप में चैलेंजिंग था, उसे अडेप्ट करना। तो उसके लिए क्या आप कुछ ऐसा करते हो? एज एन एक्टर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से हम उस कैरेक्टर में जा पाएँ, या फिर कुछ ऐसे मेडिटेशंस या कुछ ऐसी चीज़ों से आप अटैच्ड हो डेली बेसिस पे? कुछ प्रोसेस है आपका क्या? देखिए, हर एक एक्टर का मुझे लगता है कुछ प्रोसेस होता है कि कोई कैरेक्टर क्रैक करने का। कोई एक्टर जो होते हैं टेक्निक्स फॉलो करते हैं, कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस टेक्निक्स को मिक्स करते हैं, या कुछ रिसर्चेस के बेस्ड पे करते हैं। तो मैं इन सब का कहूँगी मिश्रण एक तरीके से अडेप्ट करती हूँ। मैं एक कैरेक्टर को पहले जानना चाहती हूँ कि वो कैरेक्टर है क्या। पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ जितनी बार हो सके, क्योंकि आप जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ेंगे एक अलग नज़रिए से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमारे कल 80 शोज़ हो गए हमारे राम के, लेकिन हम जब भी शो आज भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। जब भी हम शो करने जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम पहली बार कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपने तो 80 बार कर लिया है, लेकिन ऑडियंस जो आ रही है पहली बार, उनको पता है कि ये उनके लिए पहली बार है, तो हमारे लिए भी पहली बार ही है। हमें वैसे पोर्ट्रे करना है कि एकदम फ्लॉलेस भी लगे और ऐसा ना लगे कि हमने बहुत कर लिया और अब हम मैकेनिकल हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि हर दिन खुद को रिसर्च करना एक कैरेक्टर को जानने में। अब जैसे हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं 80 शोज़ के बाद, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग में इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है। आप अलग तरीके से कोई डायलॉग को बोल के कोशिश करिए। जैसे एक लाइन है, उसको अलग अलग वेरिएशन से पॉजेस अलग अलग जगह लीजिए, या किस हिसाब से आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो क्या हर बार आप इसे बदलती रहती हैं? कई जगह, मैं ये नहीं कहूँगी हर बार हम लोग पूरा ही चेंज कर देते हैं, बट माइन्यूट चीज़ें जो आपको लगता है। और कई बार क्या होता है ना मैम, इम्पल्सिवली भी चेंज हो जाता है। आप स्पॉन्टेनियसली इतने ज़्यादा इनटू द कैरेक्टर होते हैं कि आप ऑन स्टेज कुछ ऐसा कर जाते हैं, देन यू रियलाइज अच्छा ये हुआ, अच्छा ये अच्छा लगा, या ये बुरा लगा, या इसमें हाँ ये और हो सकता था। कई बार स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है। सो ये मैं मानती हूँ कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करें, उसको जब तक आप इन एंड आउट जानेंगे नहीं। स्क्रिप्ट क्या होती है, इससे मतलब लिखे हुए शब्द हैं, शब्द के पीछे का भाव, उसके सब टेक्स्ट, उस कैरेक्टर की उस समय क्या मतलब मेंटालिटी रही होगी, क्या वो सोच रहा होगा, क्या वो उस स्थिति में होगा, वो सब कुछ जानना, परखना और फिर अपने अंदर वो अडेप्ट करना कि आप वो कैरेक्टर लगे। ऐसा ना लगे कि आप मतलब प्ले कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को भी पता है कि हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम लोग वो रियल कैरेक्टर्स नहीं हैं। लेकिन उस समय, उस क्षण में उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम मतलब बनावटी कर रहे हैं या हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें थिएटर आर्टिस्ट ही जान सकता है, क्योंकि थिएटर में इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि शुरुआत से ही। और आपकी जर्नी भी इसी तरह से रही कि शुरू में आपने थिएटर 2011 में ज्वाइन किया था और उसके बाद आप उसमें बनी रही। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि थिएटर के साथ साथ आपने टेलीविज़न में भी कदम रखा और वहाँ पर भी अपना मुकाम बनाया। तो वो जर्नी कैसे रही आपकी? किस तरह से आपने इस तरफ रुख किया? देखिए 2011 से 15 मैं थिएटर कर रही थी, फुल ऑन थिएटर जिसको कहते हैं, पूरा इन्वॉल्व, ना कहीं ऑडिशन दिया, ना कहीं किसी के ऑफिस गई, दिन रात इसी में। मुझे लोग बोलते भी थे मेरे सीनियर्स कि तुम जाओ ये करो, ऑडिशंस दो, या बस हो गया थिएटर बस करो। मैं कहा नहीं, अभी मुझे करना है, क्योंकि मुझे तब तक लग रहा था देखिए सीखते तो आप तमाम उम्र हैं, आप जब तक जीवित हैं आप में सीखने की वो है, जज्बा है कि मैं सीखना चाहती हूँ, आप तब तक सीखते हैं। लेकिन मुझे था नहीं, अभी मुझे अपना इतना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है जो मुझे जानना चाहिए। तो फिर उसके बाद 2017 में मैं तो 15 में अपना कोर्स कंप्लीट किया, श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ मैं। सो 2 साल मैंने कोशिश करी ऑडिशंस देने की। तब भी मैं थिएटर में, ऐसे मैं छोड़ दिया था थिएटर, तब भी मैं कर रही थी। 2017 में मुझे मेरी पहली ऐड मिली ईजी की टीवीसी, और उसके पहले ऐसा नहीं है कि तुरंत ऐड मिल गई, काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि रिजेक्शंस हर ऑडिशंस के बाद मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वाले में भी सिलेक्ट होने नहीं वाला। अच्छा, तो मेहनत तो करनी पड़ी थी बहुत। तो मैं उस मेंटालिटी से ऑडिशन दिया
मैंने कि यार देखो होगा तो नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं है क्योंकि अभी तक तो नहीं क्लियर हुआ है, देखते हैं। फिर लेकिन मुझे मैंने आज ऑडिशन दिया, मुझे कल कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए। मैं क्या वाओ, उसके क्योंकि वो एक टीवीसी था और बहुत बड़ा ऐड और आज भी चलता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ज़रूर भगवान ने जो सोच रखा था, कुछ बड़ा सोच रखा था कि बड़ा मैं आपको टीवीसी दूंगा, आप टेंशन ना लो। सो ये सब चीज़ें थी। जहाँ तक रही बात रुख लेने की टेलीविज़न की ओर, मैं ये मानती हूँ कि देखिए कल को मैं बहुत बड़ी फिल्म भी करूँ या सीरीज़ भी करूँ, जैसे मेरी सीरीज़ अभी वो आ भी गई है रणनीति, उसके बावजूद मुझे लगता है कि थिएटर से जो मेरा कहेंगे अटैचमेंट है, थिएटर इज़ माई लाइक स्कूल, वो मेरा स्कूल है, उसको मैं स्कूल को अपने नहीं छोड़ सकती। क्योंकि स्कूल में अगर छोड़ दूंगी तो मैं आगे क्या पढ़ पाऊंगी, क्यों आगे क्या कर पाऊंगी, बेसिक्स तो मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, उसको एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी, वो करूँगी, मैं भरपूर करूँगी। लेकिन टेलीविज़न, मुझे ऐसा लगता है आपको हर मीडियम में, हर जो आपका मोड है, टेलीविज़न हो, एड्स हों, शॉर्ट फिल्म्स हों, सीरीज़ हों, डॉक्यूमेंट्रीज़ हों या थिएटर हो, आपको हर मीडियम ट्राई करना चाहिए। उससे आपका मतलब एज एन एक्टर आपकी वर्सेटैलिटी जो है वो बाहर आती है। आप क्योंकि हर जो मीडियम है मैम, जैसे कैमरा है उसमें अलग आप तरीके से करते हैं। उसमें आपको पता है कि मैं अगर इतना भी हंसूंगी तो कैमरा कैप्चर कर लेगा क्लोज में मेरा, या वाइड में भी थोड़ा कैप्चर कर लेगा। और अगर थिएटर में हूँ मैं, तो मुझे कितना करना है कि मेरी पीछे वाली ऑडियंस मुझे देख पाए, समझ पाए, क्योंकि उनको तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आगे वाली ऑडियंस देख सकती है, पीछे वाली ऑडियंस मेरा फुल फिगर मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस, मसल्स, फेशियल मसल्स नहीं देख पाएगी। तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है। और मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप स्पॉन्टेनियस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और एक एक्टर के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं मानती हूँ कि हर मीडियम ट्राई करना लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो थिएटर में तो काफ़ी लाउड वॉइस में आपको इस तरह से करना पड़ता है, लेकिन जब आप टेलीविज़न के सामने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सटल थिंग्स होती हैं, सटनली आपको एक्सप्रेशंस को देना होता है। तो उस चीज़ को कैसे कोप अप कर पाते हैं आप? देखिए थिएटर में मैं मानती हूँ जो आज का थिएटर जो हम लोग भी करते हैं, वो लाउड ज़रूर लोग आज के टाइम पे भी थिएटर में करते हैं। कई सिचुएशंस में हम लोग भी एक दो सीन्स में या एक दो डायलॉग्स में करते हैं, पर मुझे लगता है वो चलन आज के टाइम पे थोड़ा कम हो गया है कि थिएटर है तो लाउड ही करेंगे। अगर आपने हमारा प्ले देखा है, जैसे उसमें आप किसी भी एक्टर को मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऑब्वियसली आप देखेंगे कि उनके कैरेक्टर्स वैसे हैं, लेकिन कोई भी मतलब वो भी कैरेक्टर्स ओवर द बोर्ड नहीं जा रहे हैं, जो लाउड कैरेक्टर्स भी हैं। या फॉर एग्जांपल अगर बाकी कैरेक्टर्स भी हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या आवाज़ वैसी नहीं है कि तो वैसे हमें लेपल लगता है, तो हमारी सांस भी कैप्चर करता है वो। तो एज इट इज़ हमें क्या करना चाहिए, हम लोग बहुत सटल वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर का ये विजन भी था कि सटल वे में करना है मुझे ऐसे पोर्ट्रे है, वो भले ही हिस्टोरिकल हमारे रामायण दिखा रहे हैं, बट इसको हम ओवर द टॉप या वैसा नहीं करेंगे, ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, तो रियलिस्टिक रखेंगे ताकि यूथ को भी समझ में आए, जो पुरानी जनरेशन है उनको भी समझ में आए, जो आने वाली जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में, हर एज ग्रुप के बच्चे को समझ में आए। तो ये तो उनकी कोशिश थी। और जहाँ तक रही बात कैमरा की, जैसे मैंने कहा, अगर इतना सा भी हंस रही हूँ, कैमरा कैप्चर कर रहा है जी, वो आपको मेंटेन कर, तभी मैंने कहा कि हर मीडियम ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चल जाता है, अच्छा भी कैमरा ऑन है तो मुझे कितना करना है, अच्छा भी मैं स्टेज पे हूँ तो मुझे इससे शायद 2 पैसा बढ़ाना है। तो एज एन एक्टर आप अपने आप को वर्सेटाइल करना चाहते हैं, इसीलिए आप हर मीडियम को जी बिल्कुल करते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली की, तो शुरुआत में क्या थोड़ा बहुत मुश्किल रहा था? क्योंकि एक्टिंग एज अ फील्ड अपने आप में एक फ़ीमेल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और अपने घर वालों को मनाना पड़ा था या फिर मान गए थे आराम से? मैं उस मामले में कहूँगी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे फैमिली, मम्मी पापा दीदी जो भी जितने भी जीजू हैं, 3 जीजू हैं मेरे, 3 बहनें हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं। पापा इनिशियली, पापा को पता नहीं था कि ये थिएटर होता क्या है। मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस फील्ड में है ही नहीं। और थिएटर आपको पता है, अगर आज से मैं 12-13 साल पहले की बात करूँ तो उतना थिएटर डेवलप भी नहीं हुआ था। तो उनको लगा कि क्या है, क्यों कर रही है, और उस वक्त मैं MBA भी कर रही थी। तो पापा वॉज लाइक कि MBA से पहले BCom जब मैं करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो पापा को थोड़ा समझ में नहीं आया है क्या। फिर पापा को इवेंचुअली थोड़ा समझ में आया कि नहीं, जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैंने पापा को कहा, पापा आप मेरा प्ले देखने आइए, आप मेरा प्ले देखिए एक बार, आपको कैसा लगता है। पापा आए देखने, दैट डे ही अंडरस्टूड कि नहीं, ये जो मेरी बेटी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है।
तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहा? बहुत सपोर्ट है, मुझे बहुत सपोर्ट है अपनी फैमिली का, अपनी मम्मी पापा। आज भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो उनकी वजह से बैठी हूँ, क्योंकि मेरा कोई, आपको पता है हमारा कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होता है, कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, शूटिंग स्केड्यूल में या थिएटर में कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो उस मामले में दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन कहा जाता है ना कि फीमेल्स के लिए एक चैलेंज होता है आगे बढ़ने के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से आपने उस चीज़ को देखा? क्योंकि कई बार बोला जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, या फिर इस तरह की बातें सामने भी आती हैं। और आजकल तो नॉर्मल लड़की भी अगर किसी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाती है, तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा रेप केसेस हो रहे हैं, तो इस स्टैंड पॉइंट से आप इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हो और कैसे एक लड़की को चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपकी एक पर्सनालिटी होती है खुद की, एक होती है आपकी आउटर पर्सनालिटी, जो आप, कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वी आर ग्रे, जो आज के टाइम पे हम लोग जी रहे हैं। आपकी एक आउटर पर्सनालिटी होती है, एक इनर पर्सनालिटी होती है। वो आपको पता होता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, या फॉर दैट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है। जैसे कि आपने कहा, मुझे कितना डिस्टेंस किससे क्या रखना है, कि मुझे एज अ वुमेन हमें वैसे ही सिक्स सेंस होते हैं, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स, तो हमें वो तो पता चल ही जाता है। और कई बार हमें अलर्ट रहना चाहिए। आई फील आपको अलर्ट रहना चाहिए, बी वॉचफुल, बी केयरफुल, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका माइंड अलर्ट रहता है, और जब आपका माइंड अलर्ट रहता है तो आपको वो सिग्नल्स भेजता रहता है। अगर हल्का सा भी कुछ आपको लगता है तो वो सिग्नल्स भेजता है। और आप, मुझे लगता है आप खुद को पहले ठीक रखिए। अगर आप खुद को ठीक रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप को इतना, मतलब कॉन्फिडेंट तो आप रहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी अलर्ट भी रहिए, कॉन्फिडेंट भी रहिए और बोल्ड भी रहिए। खुद को ठीक रखना मतलब? खुद को ठीक रखना एज एन अपनी पर्सनालिटी को ठीक रखना। ऐसे मतलब कई बार क्या होता है कि फ्रेंडली हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो शायद सामने वाला हम गलत समझ, हाँ, वो कैरिड अवे हो जाते हैं। तो आप फ्रेंड्स रहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही आप फ्रेंड्स मत रहिए, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए इंडस्ट्री में, या बाहर काम करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं लेट शूट से आ रही हूँ, भले कोई भी सिटी हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, तो मेरे माइंड में ये चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड में, कि मैं अभी इस मोमेंट में निकल रही हूँ या आ रही हूँ, आई शुड बी अलर्ट। मैं अपने आप को उस मतलब मेंटल स्थिति में रखूँ, उस सिचुएशन में रखूँ, अपने आप को उस ठीक रखूँ कि मैं ऐसे रहूँ कि लोगों को मतलब गलत सिग्नल्स ना लगे, या वो लोग ऐसे इतना ज़्यादा मैं फ्रेंडली ना हो जाऊँ कि लोगों को लगे कि शी इज़ गिविंग सम सिग्नल्स या ऐसा कुछ। तो वो खुद को रखना बहुत ज़रूरी। और जब खुद ठीक रहते हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिकली, मुझे लगता है आपके आसपास आने से भी थोड़ा सा कतराते हैं कि नहीं अभी मैं क्या बोलूँ इसको। अनटिल अनलेस हमें पता ही है, हम जिस सोसाइटी में भी रह रहे हैं, जैसे केसेस हो रहे हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो वी शुड बी वेरी अलर्ट, आई फील, एज अ वुमन। अलर्ट तो रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इंडस्ट्री में, अगर आपको बढ़ना है आगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें, कई लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, उस माहौल में जाना पड़ता है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं? मैं समझी नहीं आपका सवाल। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों, क्योंकि कुछ बिहेव ऐसा होता है कि हमें मिलना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना भी पड़ता है एट टाइम्स, किसी चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए। तो वहाँ ऐसे कभी आपके साथ हुआ है, और ऐसे टाइम पे आप क्या डिसीजन लेते हो? देखिए, मैं मानती हूँ एट द एंड ऑफ द डे आपका जो टैलेंट है वो मैटर करता है। आपको सोशलाइज ज़रूर करना पड़ता है, आपको मिलना जुलना पड़ता है, वो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं कहूँगी। लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही हैं, मैं ये मानती हूँ अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे। और मैंने टचवुड ऐसी सिचुएशन अगर फेस की भी है, तो मतलब फेस एज एन, अगर किसी ने ऐसा मुझे ऐसा बोलने की कोशिश भी की है, तो आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट आई नीड इन माय लाइफ, कि मुझे मेरे टैलेंट, क्योंकि आपके सामने मेरी पूरी जर्नी है, मैंने आज तक जो भी अचीव किया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड भगवान की कृपा, एंड जो मेरे आसपास के लोग मेंटोर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं उस चीज़ के फेवर में कभी भी नहीं थी, ना आज हूँ, ना कल रहूँगी। आप खुद को इतना सक्षम बनाइए, आप खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि आपका जो टैलेंट है वो बोले, लोग अपने आप आपके पास आए, आपके एक्शंस बोले। जैसे हम बोलते हैं एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शंस बोले, आपका काम बोले, आपकी जो प्रतिभा है, आपका टैलेंट, आपकी कला बोले, आपको किसी और चीज़ की बुलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और आपने इसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। आप मैनिफेस्टेशन को कितना मानते हैं? मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैनिफेस्टेशन को। मुझे ऐसा लगता है व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू बिकम। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। अगर अभी मैं बैठ के कुछ 10 पॉजिटिव चीज़ें सोचने लग
जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी आई अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ। आप यूनिवर्स में जैसे सिग्नल्स भेजेंगे, फर्स्टली आप अपनी बॉडी को जैसे सिग्नल्स भेजेंगे, आपको अपनी बॉडी को अच्छे सिग्नल्स भेजने हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स भेजने हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ऐसे नेगेटिव वाइब्स देंगे तो आप अपनी सोल को हर्ट करते हैं, आप आसपास के लोगों को भी खुश नहीं रख पाते हैं, और जब आप खुद को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को क्या खुश रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप खुद के साथ खुश रहिए। वेरी नाइस। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा समय भी आता है तो बुरा भी आता है, अगर बुरा आता है तो अच्छा, इट्स लाइक सर्कल, इट्स लाइक अ फुल सर्कल। तो आपको उस सिचुएशन में कैसे खुद को, मतलब माइंड को आपको कंट्रोल, मतलब आपको माइंड को कंट्रोल करना, माइंड शुड कंट्रोल यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा माइंड मुझे बता रहा है हर वक्त, कई सिचुएशंस में बताएगा, लेकिन पावर जो होती है वो मुझे खुद बतानी है माइंड को कि नहीं मुझे अब ये करना। हर वक्त मुझे मेरा माइंड अगर कंट्रोल करने लग जाएगा तो मैं कभी, मतलब हो सकता है कि पॉजिटिव ना सोच पाऊँ, या फॉर एग्जांपल मैं क्यों, कोई और नेगेटिव सोचे, या किसी सिचुएशन में जो लोग कहते हैं आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है, इट्स जस्ट बिकॉज सिचुएशंस आती है। जैसे मैंने कहा, उस सिचुएशन को फेस करके कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। सिग्नल्स यूनिवर्स में हमें भेजने पड़ते हैं, एज एन, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बैठ के बोल रही हूँ। आपको मेडिटेट करना चाहिए, मुझे लगता है एज एन एक्टिव। जी, मैं करती हूँ एज एन एक्टिव करना, वो आपको बहुत काम और कंपोज बनाने में हेल्प करता है, और आपके आसपास ऐसी चीज़ें क्रिएट होने लग जाती हैं जो आपने अगर नोटिस करोगे 4-5 साल पहले, क्या मैं ऐसी थी, आप ह्यूज डिफरेंस खुद के, क्योंकि हमें जो लगता है सबसे पहले टीचर आप खुद के ही होते हो। आप खुद को जितना अच्छे से जान सकते हो, शायद आपको आपके माँ बाप जान सकते हैं, और या कोई और थर्ड पर्सन जान सकता है, आपका पार्टनर जान सकता है, लेकिन आप अपने आप को कितनी बखूबी जानते हो वो सिर्फ आप और आपकी आत्मा और आपका भगवान जानता है, बिकॉज आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलोगे। सो मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, आपको वैसे ही लोग टकराएंगे, आपको आसपास वैसे ही सराउंडिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होकर चलेंगे, अगर 10 लोग आसपास नेगेटिव भी हैं तो आपको 11वां ज़रूर पॉजिटिव मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपके सामने जब कभी नेगेटिव चीज़ आती है तो आप अपने माइंड को किस तरह से चेंज करते हो? जैसे कि मैंने कहा, मैं भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी ऐसा पॉजिटिव बोल रही हूँ तो हर वक्त पॉजिटिव ही रहती हूँ। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए या कुछ क्षण के लिए ज़रूर होता है माइंड थोड़ा सा, आपको माइंड चंचल है, आपको वो करता है, डाइवर्ट करता है कि नहीं, थोड़ा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा पुश करता है कभी कभी, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें नहीं दिखती हैं। आसपास मेरी इतनी सारी अच्छी चीज़ें होंगी, शायद मुझे नहीं इतनी गौर से मैं देख पाऊँ, लेकिन एक बुरी चीज़ मुझे दिख जाएगी, वो 10 अच्छी चीज़ों पर हावी हो जाएगी। तो उस वक्त मुझे अपने माइंड को समझाना है, ठीक है, अगर कुछ बुरा समय है, टाइम विल पास। अगर कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे आसपास घटित हो रही हैं, ठीक है, मुझे अपने आप को अभी ठीक रखना है। जैसे मैंने कहा, मुझे अपने माइंड को ठीक रखना है, मुझे अपने सोल को करेक्ट रखना है, मुझे अपने सोल को पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव खाना देना है, मतलब सोल को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे फीड करना है। तो ऑटोमेटिकली आप कुछ क्षण के बाद नॉर्मल हो जाते हो। और उस वक्त अगर आप ध्यान करें, मेडिटेट करें, क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल भी हूँ, दोनों हूँ, तो वो अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक सब हील हो जाता है। तो आगे अभी हरलीन कौर रेखी जी क्या करने वाली है मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में आगे? अगर मैं मैनिफेस्टेशन बता दूंगी तो वो पूरी नहीं होगी। तो मैं मैनिफेस्ट ऑब्वियसली अभी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, इस मोमेंट पे भी कर रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे भी कर रही हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब तक आपकी कोई चीज़ पूर्ण ना हो जाए आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। लिखते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये, और वो लिख के चिट बना के वो रख देते हैं कहीं या हैंग कर देते हैं, तो वैसा भी लोग करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा सही, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी कोई चीज़ पूर्ण हो जाए, आपने कोई विजन माइंड में बना रखा है, तब तक ना बताओ जब तक हो ना जाए। तो आज हमें वो सुनने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर मी। अभी मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ, मेरी फैमिली, मम्मी पापा खासकर, आज सुबह भी घर से निकलते वक्त पापा ने मुझे यही बोला, बेटा कुछ भी हासिल कर लो, हमेशा लाइफ में, पंजाबी में बोलते हैं, नीवे होके चलना, ग्राउंडेड, हम्बल, क्योंकि फल उसी को लगते हैं, वही ट्री को फल लगते हैं जो झुका हुआ होता है। अगर जो जिसमें थोड़ी अकड़ होती है वो सब ढह जाता है। तो हमेशा ग्राउंडेड, हमेशा हम्बल रहो। ये लेसन हमेशा मुझे मेरी मम्मी पापा से हर मोमेंट, मैं कहूँगी हफ्ते में 2 या 3 बार मिलता ही मिलता है, ताकि अपने बच्चे को ऐसा समझाते रहते हैं, कुछ भी हासिल कर लो, छोटा हो बड़ा हो, नेवर हैड दैट एटीट्यूड, नेवर हैव दैट एटीट्यूड। नहीं, मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से आप इतनी रूटेड भी हैं, हम्बल भी हैं, और
इस मुकाम पर बनी रह रही हैं और आगे भी बढ़ती जा रही हैं। और अब आप छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम आपके साथ। बताइए। हम आपसे कहेंगे कि एक छोटा सा डायलॉग मैं आपको दूंगी, वो आपको बोलना है। और आप अच्छी एक्टर हैं तो ऑफ कोर्स आपको नवरस के बारे में तो मालूम ही होगा, तो वो उन सारे रस में, मतलब वो जो 9 रस हैं उनमें आपको उसको बोलना होगा। ठीक है? ठीक है। तो डायलॉग है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ओके। हाँ, तो सबसे पहले कौन से रस में बोल रहे हैं? वो आप गेस करिए। ओके। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। एक हो गया। उससे पहले भी अच्छा ठीक है, ठीक है, Okay. take it 2, then 3rd। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। Oh. श्रृंगार रस। Love। Okay, next। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। विभत्स। Very nice। So great। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। Wow। That was भयावस, भयानक, हाँ, मतलब भयानक भयंकर वाला, हो रहा है हाँ। बिल्कुल ना। right। And next। क्या क्या हुआ है अभी? Fear हो गया, I guess। Fear हुआ। हाँ, रौद्र हुआ सबसे सबसे पहले करुणा, love, श्रृंगार, उसके बाद श्रृंगार, और उसके बाद ये वाला भयानक वाला अभ्यास। विभत्स था शायद। विभत्स था। विभत्स था शायद ये। नहीं, भयानक था। विभत्स तो हमने भी करना है। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। Very nice। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। शांत रस। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। Oh my God। मीश मैं डर गई। अद्भुत। आई गेस उन लोग भी डर गए बिहाइंड द कैमरा वाले लोग, और शायद मैं खुद भी डर जाऊं देख के। अद्भुत। कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आपने तो बहुत ही अच्छा किया सीरियसली। शायद यही है, एक एक्टर जो थिएटर वाला एक्टर होता है ना, वही सब कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ यहाँ पे आके, एंड बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका मैं पूजा जी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और वो पूरी फील सीता जी की भी, थिएटर की, हम यहाँ पर सब लेकर आइए आप, Thank तो you. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।